आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सेकंड लेक्चर। पहले मैंने रिकॉर्ड किया था बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब साउंड जो प्रॉब्लम बोल रहे थे उसी को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले हमने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मूला है तो उसको नॉलेज से हम कैसे लिखते हैं, मतलब फॉर्मूला से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम। अब हम लोग सीखेंगे कि आईपीएक नेम। अब हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मतलब अपोजिट। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, नेम नहीं लिख देना, बट एक जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोरिडो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो है, सिंपल सी चीज़ है। टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो, एक्वा हमको पता ही है वाटर हो गया, टेट्रामाइन टेट्रामाइन। अब टेट्रामाइन कैसे लिखते हैं, टेट्रामाइन मतलब अमाइन मतलब NH3, टेट्रा मीन्स 4, तो 4 टेट्रामाइन हो गया NH3। मैं आपको साइड में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए NH3 हो गया, ओके। टेट्रामाइन हो गया। अब बचा क्या, एक्वा H2 आप लगा दीजिए इधर। क्लोरिडो, अब क्लोरिडो मीन्स क्या हो गया, Cl, और कोबाल्ट है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इससे ज़्यादा मेटल का, तो मेटल यहाँ लिख दिया कोबाल्ट। क्लोरिडो Cl हो गया। अब कुछ है नहीं, ब्रैकेट बंद। बाहर क्या आपका क्लोराइड, क्लोराइड का Cl। बट आपको ये नहीं पता कि क्लोराइड कितना है, आपको क्लोराइड का नंबर्स निकालना होगा। यही एक कॉन्सेप्ट है, ये पे एक कॉन्सेप्ट आएगा। जिसका निकाले उसको एक्स मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पर -1 है, Cl का -1 होता है, -1 है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, का पता ही है। तो हो गया बराबर। आज जो भी निकालना है इसको y मान लीजिए, y मान है। और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, मीनिंग मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पर x के साथ 3 पुट करना है, -1 पुट करना है, y तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर Cl 2 + 2 आएगा, Cl2, और क्लोरीन पर -2 चार्ज होता है तो Cl2 हो गया। अब सेम एज जिसमें करना है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीजनेट। टेट्रा हाइड्रोक्सीजनेट OH4 को बोला जाता है। टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सीजनेट मतलब OH- हो गया। और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, जिंक जिनेट। तो जिनेट क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। इसको मान लेना है एक्स आपको, पोटेशियम का बाहर रह गया, इसको एक्स मानना है। OH में नेगेटिव है, बताइए OH- होता है, तो यहाँ पर हो गया एक्स, इसको -4 कर दिए, इक्वल टू वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसको 2 पुट किए, -4 आ गया इसका, तो 2 से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर -2 आ गया, इसके ऊपर -2 आएगा, बट क्योंकि ये चार्ज बैलेंस का काम करता है, ये जो बाहर का होता है ये चार्ज बैलेंस का काम करता है, तो यहाँ पर अगर -2 आया तो यहाँ पर K2 आएगा +2, तो यहाँ पर K2 हो गया। जो यहाँ पर रहेगा उसी की चार्ज होगा। ये लेक्चर 1 में अच्छे से बताया था। पोटेशियम ट्राईऑक्सीडेटो एल्यूमिनेट, इस पर देखिए कुछ नहीं करना। ये ट्राईऑक्सीडेटो क्या बोलते हैं, C2O4 ट्राईऑक्सीडेटो बोलते हैं। और ट्राई मतलब 3 ऑक्सीडेटो ट्राईऑक्सीडेटो लगा दिया। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट होता है, तो एल्यूमिनेट है, यहाँ तो एल्यूमिनियम आ जाएगा आपका, मतलब एल्यूमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर K3 यानी पोटेशियम हो गया। अब 3 इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए x -6 इसका होता है, -2 या 3 तो 6 हो गया बराबर है। और यहाँ पर 3 है, 3 कैसे आया, यहाँ पर 3 है, ऑक्सीडेशन 3 आया, -6 कुछ टू आए, और यहाँ पर आ गया -3। -6 से 3 जाएगा तो -3 आएगा, -3 इस पर आया तो पोटेशियम का क्या आएगा 3। डाइक्लोरिडो 20, इथेन 1 डायमीन कोबाल्ट, इथेन 1 डायमीन होता है 20 दिया हुआ है, मतलब 2 होगा, 30 दिया रहता है तो 3 होता है, ये आपको बताया था पहला लेक्चर में। उसके बाद क्या होगा, डाइक्लोरिडो मतलब 2 Cl लग गया। उसके बाद कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट का CO लिख दिए, ओके। अब इसका निकालना है, सीधा x हुआ, -2 Cl का -2 हो गया, इक्वल टू y। और यहाँ पर En2 दिया हुआ है, सिंपल है क्या, ये En तो न्यूट्रल होता है, 3 हो गया। अब 3 को यहाँ पर लिख देना है, -2 इक्वल टू y। यहाँ पर हो गया, एक कम आया तो एक आया तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है, -1 आता तो माइनस हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही है ये क्या होता है, ये तो आयन तो चार्ज रहेगा ही। यहाँ टेट्रा कार्बोनिल निकेल है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल है, यहाँ निकेल हो गया, निकेल तक वो निकल आ जाएगा पॉजिटिव। कार्बोनिल
CO होता है, टेट्रा मतलब 4 है, कार्बोनिल हो गया, और यहाँ पर 0 दिया होता है नेचुरल, मतलब इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, खत्म। ओके, बस यही है। इसमें से 1 मार्क्स का अगर आ सकता है बोर्ड में, आप देख लीजिएगा 1 मार्क्स का। अब हम आते हैं आगे के, अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर सवाल नेमिंग वाला खत्म हो गया। अब आता है क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल ई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म क्यों करते हैं। बाकी क्योंकि आपको पता ही है DNA ब्लॉक वाला ही करेंगे, और तो कोई नहीं करता, ट्रांजिशन एलिमेंट कोई होता नहीं है, तो वही क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कंपाउंड्स। तो अब हम आगे बढ़ क्यों जानते हैं, क्योंकि ये इसके पास स्मॉल साइजेस होते हैं, छोटे छोटे साइजेस होते हैं, प्लस दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, मतलब खाली होते हैं इनके ऑर्बिटल्स में। डी और पता ही है वो खाली होते हैं, खाली वैकेंट होंगे तो उन पे इजीली से वहाँ पर बॉन्ड बन सकता है जाएगा। उसके बाद दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए मतलब डबल डबल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये और इलेक्ट्रॉन। बस ये आएगा। अब एक ये आता है यूजेस, ये देखिए क्लोरोफाइल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Mg, Fe और CO रिस्पेक्टिवली। तो ये 1 नंबर में आ जाता है यूजेस में। ब्लड पिगमेंट में यूज होता है, आपको पता है Fe आयरन होता है, बायो वाला को तो पता ही होगा, तो ब्लड पिगमेंट के लिए आयरन Fe का यूज होता है, ये याद रखिएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आयन है, ये आ सकता है। विल्किंसन कैटलिस्ट में रोहिडियम का यूज होता है, ये याद रखिएगा। और डबल शॉट ये वाले सारे टॉपिक्स बता दिए थे पहले लेक्चर में, और यही वही चीज़ है। कार्नेलाइट, इसका याद करना होगा KCl.MgCl2.6H2O कार्नेलाइट बोलते हैं। जब H2 में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, K प्लस में Cl माइनस में, Mg यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस में हो जाएगा, और Cl माइनस में हो जाएगा और CH2 हो जाएगा। कार्नेलाइट और पोटासेलम, ये इसका यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और ब्रोड क्लॉटिंग में। मतलब जो आप इसमें मतलब जैसे फिल्टर जो पानी आता है जार पे, वो उस पर यूज होता है ये प्यूरिफिकेशन, मतलब वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में भी यूज होता है। तो ये याद रखिएगा, मोहर सॉल्ट, ये तीनों में से एक आपको जब वाइवा होगा तो ये तीनों में से एक सवाल पूछा जाएगा। ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ये प्रैक्टिकल में भी रहता है और वाइवा में भी, तो इसको याद रखिएगा। मोहर सॉल्ट के FeSO4 NH4SO4.6H2O, इसमें ब्रेक हो जाता है। उनकी नेमिंग तो पता ही होगा कि क्या क्या होता है, आप देख सकते हैं, पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब आता है एक वार्नर थ्योरी। वार्नर ने बस इतना बोला था कि एक जो होगा, एक आयनाइजेबल होगा और एक आयन मतलब ब्रेक नहीं होगा वाटर में, तब ना कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बताया था, उसकी क्वालिटीज़ को, मतलब क्यों ये अलग है। तो इसे होता है वार्नर प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ नेचर और बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बताया मैंने। He postulated that metals exhibit 2 types of valency. जैसे मेटल लाइन है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी जो इनसाइड द ब्रैकेट होगा, मतलब ये इसके अंदर जो है ना, ये होगा सेकेंडरी वैलेंसी आपका, ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट। और ये इक्वल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर के, ये जितना नंबर है ना उसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के सेकेंडरी वैलेंसी होगा। और फर्स्ट आयनाइजेबल होगा, ये वाटर में ब्रेक हो जाएगा, बट ये ब्रेक नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है कि मतलब अगर हम ये पूरे कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे तो हमें वाटर में क्या मिलेगा, मतलब कितने मतलब एटम्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप बोलिएगा कि यहाँ 3 है तो बोले 3 ही मिलेगा, बट नहीं, गलत। ये 3 तो है, आपको 3 मिल जाएगा क्योंकि ये निकल जाएगा, बट ये टोटल भी तो है एक, ये मतलब 3 और एक 4, तो 4 आएगा। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर 3Cl है तो यहाँ पर 3 और एक ये पूरा मिलेगा, ब्रेक तो नहीं होगा ना, बट ये तो रहेगा ना। तो ये और ये नॉन आइजेबल होते हैं, ये आइजेबल होते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो आपको याद रखने का ट्रिक है कि फर्स्ट डिग्री, मतलब जो फर्स्ट डिग्री है उससे सेकेंडरी डिग्री में जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए ये आउटसाइड है, यहाँ से इनसाइड जा रहा है, अगर ये इधर रहता फिर भी आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है, तो बाहर वाला प्राइमरी हो जाएगा, अंदर वाला सेकेंडरी हो जाएगा, याद रखें। बस और कुछ नहीं, अब ये निकालना है, मतलब ये तो आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पर भी देखिए CO सेंट्रल मेटल आयन है, इसका प्राइमरी से सेकेंडरी 2 है, और इसका NH3 यहाँ पर 5 है, और एक Cl 6 हुआ। बस वही चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा अंदर वाला, और बाहर वाला आयनाइजेबल होगा, तो वही आ जाएगा, और कुछ नहीं है।
बाकी सारे टॉपिक सब बता दिए थे, लिगेंड्स वाला भी और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये सब भी, चिलेट और डेंटिसिटी भी, ये वाला भी टॉपिक बता दिए थे। डेंटिसिटी आखिर क्या होता क्या है, मतलब एक किसी से डाउट आ रहा था, मतलब सिंपल क्या है मैं बता दूं। जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इसको मैंने 2 से होल्ड किया तो इसकी डेंटिसिटी ये 2 हो गया, ये बाई डेंटेड हो गया। मतलब मैं इसको 2 से पकड़ रहा हूँ, मतलब होल्ड कितने से कर रहा हूँ, इसको 2 से किया, अब 3 से किया, अब 4 से किया, अब 5 से कर रहा हूँ, अब कोई 6 से। ईडीटीए जो होता है थाइन 1,2 डायमीन, जो पहले लेक्चर बताया, वो 6 से होता है, मतलब मैं ये 6 से पकड़ के रखा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा इसका ईडीटी, इसका 6 हो जाएगा डेंटिसिटी। बस यही है कि होल्ड कितने से करके रखा हूँ और कुछ नहीं है। और ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, जो बताया था आपको। बस ये सारी चीज़ें को बता चुके थे, क्लियर कर चुका है। यहाँ पर देखिए बाइडेंटेड में यहाँ से एक ऑक्सीजन से इधर से जो होगा, और इथेन डायमीन में EN में हो जाएगा NH2 और EDTA वाला ये 6 से होता है, 6 जगह से। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये बता चुका था पहले लेक्चर में, देखिए जो नहीं देखिए देख चुके समझ जाएंगे। और एम्फीडेंटेड है, तो ये भी बता चुका था। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी बता चुका हूँ। नोमेनक्लेचर सब क्लियर है, ये सब तो मैं बता चुका था, नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं ये सारे कंप्लीट करवा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, मतलब अरेंजमेंट अलग हो। मतलब सिंपल देखिए ये पेन है, ये भी पेन है, ठीक है, बट देखिए इसको भी पेन बोला जाएगा, इसको भी पेन बोला जाएगा, बट क्या है इनका स्ट्रक्चर अलग है ना। और इनको बनाने का फॉर्मूला, मतलब इसके बनाने का टाइप्स भी अलग है, कि इसके पहले है ये रोटेट है, तो बस डिफरेंस यही है। तो बस मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, तो वही चीज़ है। क्योंकि इसमें मेटल का यूज हुआ है, इसमें मेटल का यूज नहीं हुआ, तो बस फॉर्मूला अलग अलग है दोनों का, बस वही चीज़ है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 तरह के स्ट्रक्चर और एक होते हैं स्टूडियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में आते हैं लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन, एक सॉल्वेंट भी होते हैं अलग से। और यहाँ पर आते हैं जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, मतलब ये होता है कि ये इंटरचेंज करके करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और ये क्या होता है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब इन स्ट्रक्चर में बेस्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए ये होता है जियोमेट्रिकल, द कंपाउंड विल बी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे विल हैव अरेंज डिफरेंट जियोमेट्री इन स्पेस ऑफ so they space, and since they have different arrangement in 3D space, so their physical and chemical property also be different. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका 4 है, बट ये 2 होता है, एक स्क्वायर पॉइंट Ma2B2 के फॉर्म में रहेंगे और एक टेट्राहेड्रल होता है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जिसका 6 होगा ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, अलग अलग। BB है, BB 90 डिग्री, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर देखिए AA BB वहाँ 180 डिग्री बन रहा है, ये सिस फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और यहाँ पर देखिए पीट, जहाँ भी आपको पीट प्लेटिनम दिख जाएगा, मतलब ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर पॉइंट फॉर्म करेगा ऑलवेज। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए सिस फॉर्म है, Cl, यहाँ पर सिस फॉर्म, कैसे सिस फॉर्म हो जाएगा, दोनों अलग, देखिए सेम है, NH3 Cl NH3, ये ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म समझ गए कि दोनों एक समान रहेंगे, मतलब सीधे, और ये अलग अलग रहेंगे कॉर्नर में। यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल में ये इस तरह के फॉर्म करेंगे, Ma3BB MABCD। और यहाँ पर एक मतलब एक डिफरेंस कितना होता है इनका, देखिए 109 डिग्री और 28 मिनट, तो ये होता है। और ये इस तरह रेंज होते हैं, देखिए यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 3, मतलब सिंगल, और यहाँ पर 3, समझे, मतलब ये हो गया, मैंने 1 पकड़ा हुआ है और यहाँ पर से मतलब ये 1 पकड़ा हुआ है और इसके 3 हिस्से हैं, इस तरह करके ऐसे, समझिए इस तरह। और इस तरह भी जॉइन हो सकते हैं और एक इस तरह जॉइन हो सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल का है 90 डिग्री, ये सीधा हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा सामने। और ये भी देखिए ABB ये डिस्टेंस हो जाएगा। और COCl वाला में यहाँ भी देखिए ये जो एट द एंगल ऑफ द 180 डिग्री चिरेट लेकिन नॉट प्रेजेंट बिकॉज लॉट्स ऑफ स्ट्रेन मॉलिक्यूल्स इन द क्वाइट अनस्टेबल होने के कारण ये फॉर्म कभी नहीं करते हैं। EN वाला ये कंपाउंड,
ये थोड़ा हाई लेवल है बट समझ लीजिएगा। सी एस एन ई एन सी एस एल है, यहाँ पर एस एस सी और ट्रांसफॉर्म हो गया दोनों का। और यहाँ पर भी देखिए एन एस थ्री है, यहाँ पर सी एल सी अलग अलग है, बस वही यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री फॉर्म होगा सी एल टू सी एल के बीच में, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ एम ए टू बी टू है और यहाँ पर एम थ्री बी है, मतलब यहाँ पर देखिए सिस फॉर्म होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा। सिस फॉर्म कैसे, यहाँ पर देखिए ए सिंग सामने सामने है, यहाँ पर बी अलग अलग है, एम थ्री बी सेम है इस तरह। और प्लेटिनम जो ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेटिनम फॉर्म करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन हमेशा 4 होगा। सी एल एन एस ये सामने सामने सिस हो जाएगा, आइए देखिए कॉर्नर कॉर्नर ट्रांस हो जाएगा, सिस ट्रांसफर पता चल गया। टेट्राहेड्रल में इसका इसके बीच में देखिए इसके डिफरेंस जो डिस्टेंस होता है वो 190 पॉइंट देखिए 119.1, ये में से याद रखिएगा कि 109 डिग्री और 18 मिनट, 109 डिग्री 18 मिनट होता है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर M2V4 और कौन, ये आप देख सकते हैं। अगर फोन करने एक पेपर के ऊपर परपेंडिकुलर रखिएगा, आप क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा इस साइड से, आपको पता चल जाएगा किस तरह हो जाएगा। और ये भी है देखिए, यहाँ पर सीस फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इनके बीच में ट्रांसफॉर्म 180 डिग्री हो फॉर्म होगा, सी एल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, तो ऑलवेज क्या फॉर्म होगा 90 डिग्री, मतलब ऑलवेज 90 और 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए सीस और ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री होगा सीस और ट्रांसफॉर्म। ओके, बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इंटरेक्शन विथ लाइट जब होता है, जो जैसे इस फॉर्म में रहेगा Ma2B2 वाटर सॉल्यूशन होगा, अनपोलराइज राइट, प्लेन पोलराइज राइट और एक्सट्रोरोटेटिव राइट हो जाएगा, ऐसे लेफ्ट हो जाएगा। विच विल रोटेट द प्लेन इज पोलराइज राइट टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट। तो ये चीज़ रखिएगा कि अगर ये चीज़ है कि अगर अनपोलराइज राइट को पीजन लाइट से ऐसे फॉर्म करेंगे तो फिर प्लेन पोलराइज हो जाएगा। उसके बाद वाटर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट की तरफ होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, और इधर हो जाता है लेफ्ट की हो जाएगा, और जो प्लस की तरफ जाएगा फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये लीवर रोटेटरी अपने से माइनस की तरफ होता है। और इनसे मैंने कार्यल का मॉलिक्यूल्स ये बता चुके था, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा एक दूसरे के, मतलब जैसे इसको अगर मिरर के सामने जाएगा, इसको फॉर्म करेंगे ना, तो ये एक दूसरे का मतलब प्लेन नहीं बना पाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मतलब अगर ये पेन है तो अगर ये दिख रहा है आपको, दिखने में तो सेम है, मतलब ये हो गया आपका सुपर इम्पोजेबल, दिखने में सेम है, सब चीज़ सेम है ना, ये इम्पोजेबल हो गया। अब उसी जगह में बताएं कि ये अलग अलग है तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। तो वही ये द प्लेटिनम ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर जो बताया आपको, इस तरह का बनाएगा। ट्रांसफॉर्म में अलग अलग हो जाएगा, सिस फॉर्म में सामने सामने, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये ऑक्टाहेड्रल है, देखिए सारी चीज़ें ये आपका हो जाएगा अटेड, क्योंकि यहाँ देखिए ये इसको अगर मिरर में लीजिएगा तो सेम ई एन इधर भी आएगा, ई एन इधर भी आएगा, सी एल इधर भी जाएगा, सी एल इधर जाएगा, पी टी इधर आएगा। बट ये मिरर में बताइएगा नहीं होगा, क्योंकि इसका इस तरह अगर काटते हैं अभी से तो फिर ये दोनों को देखिए अलग हो जाएगा ना। और यहाँ पर भी देखिए मिरर बनाया है इसका, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पता चल जाएगा आपको, यहाँ से कटिएगा तो फिर। और यहाँ पर देखिए इंसोमस जो सी और ई एन थ्री होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऑलवेज, ओके। और ये इनएक्टिव देखिए यहाँ कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है Ma2 और A2 में, ये इनएक्टिव वाला ट्रांस इनएक्टिव होता है, और सिस फॉर्म जो एक्टिव होता है, इसका मतलब जो सामने सामने रहेगा। यहाँ पर देखिए EN3 EN3 और EN इस तरह जॉइंटेड होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होते हैं, बस वही जो आपको पहले एम पी डेंटेड वाला बताया था कि एक बार O से कनेक्ट होंगे, एक बार N से कनेक्ट होंगे, बस वही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट the way जो attach जो central metal and is different because the it's the impeded ligands, the linkage sites is the different in the
case of ligand. This is the why such molecules said to be linkage isomers and they fall the category of the structural isomers. बट वही चीज़ है कि देखिए CuNH3 है 5 है, एक बार O से कनेक्ट हो जाएगा, एक बार N से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेंगे। तो वही चीज़ है लिंकेज आइसोमर में या स्ट्रक्चर आइसोमर में होता है, ये लिंकेज बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर आइसोमर का फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप है आयोनाइजेशन। Those compound complexes which give different product in ionization are said to be ionization isomerism. लिगेंड्स और काउंटर आयन में इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर देखिए NH3 5 है, NH3 5 Cl हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए SO4। अब बताइए इसमें कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर H2O पास आउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर SO2 यहाँ +2 चार्ज हो गया, आपको पता ही है। बट क्या हुआ यहाँ पर Cl और SO4 ये दोनों चेंजेस हो गए। कैसे? यहाँ पर देखिए CuNH3 5 SO4 है, बट यहाँ से देखिए Cl मतलब जो आपका काउंटर आयन है वो लिगेंड से चेंज हो गया Cl से, दोनों टाइप में। देखा, बस यही चीज़ है कि जो काउंटर आयन है वो लिगेंड से चेंज हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। जैसे ये लिखना है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? देयर हैज़ टू बी इंटरचेंज इन द लिगेंड बिटवीन द टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए यहाँ पर कैटायन यहाँ CuNH3 है और CuNH3 है। यहाँ पर देखिए चेंजेस कैसे हो जाएगा। यहाँ पर CrNH3 हो गया, ये सेम रहा, ये तो कभी चेंज नहीं हुआ ना। इधर वाला देखिए Cr या कोबाल्ट मेटल आयन, देखिए यहाँ लिगेंड चेंजेस हो गया है ना। यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पे Cn हो गया। तो डेफिनेशन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टू मेटल आयन इन कैटायन एनायनिक पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनायन और कैटायन फॉर्म में चेंजेस हो गया, एक प्लस एक माइनस। तो इसी तरह से ये चेंजेस हो गए, इंटरचेंज हो गए दोनों के बीच में। सॉल्वेंट और हाइड्रोजन आइसोमर क्या हो जाएंगे? दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल सच which act both as a ligand and as well as water of hydration, that then it will said to be go solvent and hydrate isomers। इसमें क्या होता है? वाटर जो है लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, वाटर की तरह भी एक्ट करेगा। जब इसको वाटर में डिओगे, जैसे यहाँ पर देखिए लिगेंड से यहाँ पर 6 है, CrH2O 6 है और Cl3 है, ठीक है, और यहाँ पर CrH2O 5 Cl कैसे होगी? अब इसको डिजोल्व किया तो एक यहाँ से टूट के, ये तो लिगेंड है टूटेगा ना, बट ये वाटर के भी एक्ट करता है, मतलब एक यहाँ से निकल के बाहर चला गया काउंटर आयन पे। देखिए H2 हो गया, तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन इसी को बोला जाता है। हो गया, आपको सारा इसमें टाइप पता चल गया। यहाँ पर देखिए अगर CuNH3 5 Cl और SO4 इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। EN3 आपको बताया था, EN ऑप्टिकली होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कि वो वैसे फॉर्म करेगा। और CuNH3 इन दोनों के बीच में चेंज हो जाएगा, NH3 और Cn इधर आ जाएगा, CrNH3 से हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बस यही ट्रांजिशन फॉर्म है, आगे और कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे गई थी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, AVBT आता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT और लिगेंड सेफ्टी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस यही चीज़ें हैं पूछे हुए। इसमें क्या होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वही बताया गया था, पार्शली फील्ड है, कैसे कैसे इंटरचेंज होकर कॉम्प्लेक्स बने, मतलब क्या क्या यहाँ पर देखिए मेटल ऑर्बिटल से अंडरगो हाइड्रेशन में जाएंगे और डिफाइन 3D अरेंजमेंट सेट टू इक्विवेलेंट टू ऑर्बिटल इन द स्पेस। जैसे यहाँ पर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ से एक इसके अंदर जाएगा और ये इन दोनों को फॉर्म करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है ना, तो ये इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट, बट यही चीज़ थ्योरी में बताया गया था कि मोटर पर जैसे डाउली सिस्टम से दहेज होता है ना, उस टाइप में ही सिस्टम है कि वो लेता है, तो वही एक ले लिया। यहाँ पर देखिए एक चीज़ होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को DNA ब्लॉक पता ही होगा आपको, चैप्टर 2 1 2 3 4 ये 5 होते हैं, मतलब ये टोटल 10 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और टोटल अनपेयर्ड है तो 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब अनपेयर्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक होगा, स्पिन फ्री होगा और हाई स्पिन फॉलो करेगा, स्पिन फ्री होगा और पैरामैग्नेटिक। पैरा मतलब खाली और डाई मतलब दो, पैड रहेगा तो डायमैग्नेटिक, लो स्पिन होगा, हाई स्पिन लो स्पिन घूमेगा नहीं, और स्पिन पैड होगा। स्पिन फ्री जैसे हाई स्पिन, जैसे अगर यहाँ पे रहा, अब ये स्पिन फ्री है, घूम देखिए ये घूम रहा, चला, अब मैं इसको ऐसे रखूँगा तो ये स्पिन फ्री नहीं है, पैड नहीं है, ये पैड है ना, और फ्री रहेगा तो ये घूम सकता है, तो वही चीज़ है। अब इन द केस में इसमें देखिए CuNH3 6 है और 3+ है, ये डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक कैसे? अब इसको निकालना होगा, CO+3
+3 दिया है ना, तो यहाँ +3 पुट करना होगा और सेंट्रल मेटल आयन है, इसी को हमें करना होगा। CO 3D7 4S2 होता है इसका। आपको तो ये डेवलप पता होना चाहिए, इसका नहीं पता होगा तो फिर नहीं निकलेगा। तो और ऑर्गन 18 3D7 4S2, ऑर्गन 18 जिसका 18 होता है, उसके बाद 7 और 2 मतलब 27 होता है। तो CO +3 हो जाएगा। यहाँ पर 3D6 आएगा, 3D6 क्योंकि ये 2 इधर से गया और एक इधर से गया, क्योंकि यहाँ 3 दिया है ना, तो 3 हटाना होगा, हमेशा S से कटिएगा, D से नहीं निकलेगा। फिर S से उसके बाद D से जाएगा, तो D से 2 गया, यहाँ से 1 गया, 3D6 हुआ, 1 2 3 4 5 और 1 6, 3D में आ गया। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि कौन सा, अगर ये वीक फील होगा तो नहीं जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो नहीं आएगा। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? एक मिनट, जस्ट एक मिनट। यहाँ से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीक फील लिगेंड, देखिए अगर यहाँ पर CO स्ट्रॉन्गेस्ट है तो अंदर जाएगा, अगर वीक रहेगा तो बाहर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कहाँ गया, स्ट्रॉन्ग था ना तो वो अंदर खींच लेगा, 4 था तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ये बनाएगा इस तरह। 3D हो गया और इलेक्ट्रॉन सर पैड हो गया, और यहाँ पर ये वाला खाली रहेगा, ये हाइब्रिडेशन में जाएगा। कैसे जाएगा? बाकी जो NH3 जो बचा 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो यूज किया हुआ D2sp3, D2sp3 1 2 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी ये सारे फुल हो जाएंगे और ये इस तरह का कनेक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स का बनाएगा NH3 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 NH3, तो कनेक्ट होगा इस तरह अंदर जाएगा, ठीक है। और ये D2sp, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि ये सारे पैड है, और इनर ऑर्बिटल ये इनर में जा रहे हैं ना। अगर वीक फील्ड होता तो ये बाहर चल जाता, बट ये इनर है तो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो इनर ऑर्बिटल हो जाएगा। और ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल है ना, बस यही चीज़ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो sp3 टेट्राहेड्रल बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये रहेगा, और dsp2 होगा, मतलब 2 में जाएगा, P में तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और 6 में जाएगा तो dsp2 ऑक्टाहेड्रल होगा, और CNC होगा तो sp3d2, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। ये इनर में जाएगा और ये बाहर पे जाएगा, ये वाला इनर d ऑर्बिटल में जाएगा D2sp3, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी, और ये आउटर में जाएगा। अगर sp3 और D2 में जाएगा तो ये बाहर बनाएगा। यहाँ पर भी ये वाला देखिए COF6 3 है, ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे? यहाँ पता चलेगा। CO 3D7 4S2 हो गया, यहाँ 3 गया तो 3D6 बचा, 2 इधर से 1 इधर से, 1 2 3 4 यहाँ पर गया, यहाँ पर ये खाली बचा, ठीक है। अब ये क्या? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड है, और इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। अब यहाँ पर सारे फॉर्म होंगे, और ये CO होता है। अब CO का वीक है नहीं, अरे वो आपको यहाँ से पता चलेगा। CO क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्या जाएगा? अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, पैरा है, स्प्रिंग फ्री है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। अब सारे अंदर आएंगे और उधर वाले बाहर जाएंगे। अब आते हैं इस जगह पे, देखिए यहाँ पर ये देखिए NiCO4 है, ठीक है। ये देखिए CO क्या है? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा? और इसका देखिए 3D8 4S2 होता है, और इसका ऑप्शन है 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। यहाँ पर 8 है, और ये क्या पर आपका स्ट्रॉन्ग है तो अंदर चल जाएगा, और H2 में भी 2 है यहाँ पर है, तो इसके 2 वाला अंदर चल जाएगा, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर गया, तो ये फुल हो गया, ये आपका फुल हो गया, ठीक है। ये आपका फुल हो गया पूरा, ठीक है। फुल होने के बाद यहाँ देखिए इस जगह पे, तो यहाँ एक बच्चा 2 3 4sp3 4sp3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 भर आ गया, और यहाँ पर sp3 हो जाएगा, तो sp3 होगा, sp3 आपका टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पर देखिए sp3 टेट्राहेड्रल है,
ठीक है। sp3 टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर देखिए डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और ये डायमैग्नेटिक तो पहले से पता है डायमैग्नेटिक है, तो टेट्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्पिन फ्री तो बोलो बता ही दिए। अगर डायमैग्नेटिक होगा तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, अगर डायमैग्नेटिक होगा तो लो स्पिन होगा और स्पिन पेयर्ड होगा। ये बैलेंस बैंड थ्योरी था। बैलेंस बैंड थ्योरी था क्या? मैंने लिख के रखा था, आपको समझ में आ गया। पहला दो चीज़ें था, मेटल लिगेंड्स बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड टू मेटल। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई थी। देखिए डोनेशन से बना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स था तभी वहाँ पर नेट हुआ, ये भी बता दिया। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन देन कॉम्प्लेक्स इज डायनामैग्नेटिक, ये भी बताया। और अनपेड हो तो पैरामैग्नेटिक होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग विद इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा, ये भी बताए थे, क्योंकि वो अंदर चल जाएगा, यहाँ से अंदर चल जाएगा, और वीक होगा तो बाहर चल जाएगा। और या इफ n-d ऑर्बिटल यूज इन द इनर ऑर्बिटल्स और लो स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स होगा, और इफ nd यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल्स और हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी बता दिए। और ये आपको शायद इसमें पता चल जाएगा, डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो ये सब आपको आता होगा, डी ब्लॉक चैप्टर में आपको समझा देंगे। और ये भी बताया था आउटर ऑर्बिटल्स में जाएगा, अगर बाहर जाएगा और हाई स्पिन होगा, स्पिन फोर्स होगा। नहीं आया मतलब इसकी लिमिटेशन क्या थी, स्टेबिलिटी। नो आइडिया था कि स्टेबिलिटी होगा कि नहीं, कलर का पता नहीं था, इस पर कलर का पता नहीं चला था। और मैग्नेटिक हुआ तो ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा, ऐसे कैसे पता करेंगे, तो वो और एजम्पशन में बेस्ड था, तो ये कोई ऐसे नहीं था कि कैसे होगा नहीं होगा, मतलब ये तो लिमिटेशन बहुत थी इस पर, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं था। तब आया आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी मतलब क्या होता है, इट इज़ मतलब ये मोर बेटर होता है बीबीटी से, ये बीबीटी से बहुत बेटर होता है। अब आता है क्रिस्टल फिट थ्योरी। ये बीबीटी से बहुत अच्छा था, मतलब ये प्रॉपर वे पे दे पाया, तो इसीलिए मतलब ये इट इज़ मोर बेटर थ्योरी देन बीबीटी, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगॉर्डिंग सेफ्टी इसमें बताया जाता है कि आपको मतलब जो डीजेनेरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द डिस्ट्रॉयड एंड डिवाइडेड इनटू टू और मोर एनर्जी लेवल्स, मतलब ये दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ये है 5 डिनर्सी ऑफ लिप्टेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ डी जेड स्क्वायर, इसमें मेटल आयन डिवाइडेड होता है। अब क्या होता है, इसमें नो लिगेंड इन देयर होता है। अब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी वाई एक्स वाई होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, इसमें आपको पता होना होगा कि यहाँ पर देखिए द 6 लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन अलॉन्ग विथ द एक्सिस। ठीक है, द ऑर्बिटल्स विच आर अलॉन्ग द एक्सिस विल गेट रिपेल्ड बाय द लिगेंड्स, जो अलॉन्ग द एक्सिस होगा वो रिपेल्ड मिलेगा ये। और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज, जो अलॉन्ग द एक्सिस होगा इनके इंक्रीज होगा, और वो बाद में डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर अलॉन्ग दिस से इनकी इंक्रीज होगी, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, तो इनकी क्या हो जाएगा, इन बिटवीन द है इनके जो रिलेटिव एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब और इसको ईजी ऑर्बिटल्स बताया जाता है, और नीचे वाले को T2, ईजी और T2 ऑर्बिटल्स। यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ पर 3/5 होता है, मतलब क्या 3 नीचे है तो यहाँ पर जो 2 बचे तो यह 3/5, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2/5। इसको डेल्टा 0 बोला जाता है यहाँ पर। और यहाँ देखिए इसकी याद रखिएगा बारिश सेंटर बोला जाता है बीच वाले को, देखिए ठीक है, याद रहेगा। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये तो पता है, ये इसको याद रखना होगा। ये ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिगेंड अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस, बस वही इसमें चार, इसमें भी होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए T2 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स वाई T2। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, ई वाला नीचे और वो वाला ऊपर, यहाँ पर 2/5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, इसको बीच वाले को 22 सेंटर बोलेंगे, और यहाँ पर डेल्टा T हो गया, बस वही है। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स ऐसा था, जब लिगेंड्स अप्रोचिंग किया तो ये हाई पे चला गया और इस तरह बनाया। बस आप याद रखिएगा ये, और इसको 22 सेंटर बोला जाता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस वही चीज़ है यहाँ पर।
कैसे कैसे फील होता है। ऑक्टा टेट्रा में ईजी में शिफ्ट हो जाता है। देखिए टेट्रा में ओनली 4, यहाँ पर देखिए डेल्टा जो जीरो होता है वो डेल्टा टी से ग्रेटर देन होता है, वही बताया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग करेंगे, जैसे वहाँ पर जैसे डी में जाता था तो सी में फुल मतलब ट्रांसफ़र हो जाता था, वही चीज़ इसमें भी है। ई में जाता है तो ई में नहीं जाकर यहाँ रिपीट हो जाएगा, मतलब ये डबल बन जाएगा। जहाँ पर डी वाला कॉम्प्लेक्स हो जाता है वही चीज़ है। बस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, इनका शेप निकालना है। आउटर इनर होगा, स्पिन फ्री होगा। सी एन आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। CFT में स्ट्रॉन्ग है तो ये इनर में जाएगा, इनर में जाएगा तो यहाँ पर 4 फुल हो गया। यहाँ पर देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकला इसका, निकला ना। तो यहाँ पर क्या होगा 3D8 4s2, यहाँ +2 में जाएगा 3D8 बचेगा, तो 3D8 इसमें हो जाएगा। यहाँ बचा क्या 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CFT, यहाँ पर D का 1 बचा, S1 और P3 DSP3, तो एक स्क्वायर प्लेनर होगा। DSP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, आपको यहाँ बताया गया था। देखिए कहाँ DSP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब आते हैं अलग पे, ये तो हो गया था ना, स्क्वायर प्लेनर होगा और डायमैग्नेटिक होगा, सब पैड है ना। और स्पिन फ्री तो नहीं होगा ना, स्पिन फ्री तो नहीं है, ये तो पैड है। देखिए आप समझ में नहीं आया तो एक बार चेक कर लीजिए। देखिए डायमैग्नेटिक होगा तो स्पिन पैड होगा, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन से आप देख के कर सकते हैं। ये बोहर-मोइल्टन निकालने का फॉर्मूला आता है √n+2। बोहर-मोइल्टन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 5+2 235, इसको निकालेगा 5.92 बोहर-मोइल्टन। एक याद रखिएगा कि √5 होगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5 होगा। अगर 4 होंगे तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 3 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बस वैसे आपको निकाल के रखना है। ज़्यादातर यही वाला आता है, मतलब कुछ समथिंग ही होना। √5 है तो कितनी ही होगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, सेम इसी तरह। बस यही सब चीज़ें सारे ही वही है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो कैसे करता है, अब इस पे आप बताते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट, मतलब अब क्या देखिए, अब कोई कोऑर्डिनेशन कलर कैसे होता है। जब जैसे डी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ाना चाहिए, जैसे डी ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है, तो ये डी ट्रांजिट करते हैं। डी ट्रांजिट कहते हैं विजिबल लाइट रीजन को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जैसे अभी इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। लाइट को ऑब्जर्व करके ना, जिसके ये वाइट है, अब लाइट को ऑब्जर्व करके जो अगर ये येलो लाइट ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। जो वो रिंग पड़े थे ना वेबज्योर वाला, को बताया जाता है ये वाला। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो ब्लू, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा ऑब्जर्व करके। हम जो देखते हैं उसका रियल कलर, आँख से देखते हैं वो रियल कलर नहीं है, वो अलग हो सकता है, मतलब वो शो करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है, तो अलग है। बस वही है। एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक्साइटेड स्टेट में चला गया। हाँ, क्योंकि आप पूछिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करता है, क्यों करता है, क्योंकि ये कैपेबल होते हैं कि जो आपके पास क्या बोले, ये इनके पास जो खाली जगह होता है तो वो क्या करते हैं, ये जो ऑब्जर्व करते हैं वेव जो आता है लाइट, ये लाइट सो सफिशिएंट एनर्जी है कि ये कंप्लीमेंट्री कलर ले सकते हैं, मतलब वो उतना एनर्जी इन लोग के लिए काफ़ी है। बट इन द केस द HP ब्लॉक, उसमें क्या होता है कि उनको हाई एनर्जी चाहिए, उतना वेवलेंथ में मतलब लाइट में उतना एनर्जी नहीं है जितना उनको रिएक्शन मतलब कराने के लिए, कलर शो करने के लिए चाहिए। बट इनके पास ये ईजिली शो कर सकते हैं डी, तो इसीलिए इन पे कलर शो होता है। बस वही है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट ए एनर्जी इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन नॉट स्टेबल ऑन द हायर एनर्जी स्टेबल, सो इट्स कम ऑन द ग्राउंड स्टेट एंड रिलीज्ड सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब हाई स्टेट में जब एनर्जी मिलता है तो हो जाता है, फिर ये स्टेबल नहीं होता है तो वो फिर वापस आ जाता है, तो कम डाउन होता है। और जब कम डाउन होता है तो उसी में उनको कलर शो करता है एंड द एनर्जी रिलीज्ड,
और जब एनर्जी लिस्ट करता है तो लाइज इन द विजिबल रीजन, मतलब जो विजिबल जो लाइट आता है ऑपोजिट एमडी ऑर्बिटल्स ऑफ CO। अब क्या, ये देखिए इनके और इनके बीच पाई बॉन्ड बनता है, मतलब इसका डी ऑर्बिटल्स और इसके फील्ड ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग होता है ये। और जो इनका डी ऑर्बिटल्स फील्ड डी ऑर्बिटल्स है और इनका जो वैकेंट है इसमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है। और सिग्मा पाई तो पता है ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड ये वाला स्मॉल होता है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और ये इसके ऊपर मतलब ये इसको अगर ओवरलैपिंग कीजिए, ये 4 या 4 में फुल हो गया और ये 2 में ये आ गया, तो क्या हो जाएगा ये। इसी तरह ये सिनर्जी इफेक्ट बना के बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ देखिए CO गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल्स ऑफ पाई बॉन्ड, और मेटल सी ऑर्बिटल्स गिव इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी पाई पाई ऑर्बिटल ऑफ CO फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। समझ में आ गया। अब बस स्टेबिलिटी है, काटते जाइए मिल जाएगा कौन कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। K1 K2 K3 4 स्टेप वाइज इक्वल कांस्टेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। M+L ML KI, तो यहाँ से ML ML कट जाएगा, फिर L बचेगा, फिर यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाइए ML2 L2 L2 3 L2 L2 3, उसके बाद कर दीजिए, जो बचा वही हो जाएगा। K1 K2 K3 K4 स्टेप वाइज इक्वल हो जाएगा, तो 8 और रिएक्शन हो जाएगा। ये ओवर कांस्टेंट है, मतलब जो ये भी कांस्टेंट इसी को एक दे दिए, ठीक है। और इनस्टेबिलिटी तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इन प्रोपोर्शनल। अब इसका इंपॉर्टेंस आता है, ये लास्ट है, इंपॉर्टेंस इन एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लोरोफाइल में Mg का यूज होता है, जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, पत्ती जो पता है जो फोटोसिंथेसिस होती है पेड़ में उन पे यूज होता है। हीमोग्लोबिन में Fe जो ब्लड पिगमेंट जो बताया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट का होता है, देखिए साइनोकार्बोनामाइन है। और विल्किंसन कैटलिस्ट में होता है जो हाइड्रोनेशन ऑफ एल्किन में काम आता है। इसका देखिए PH3P3 RSC रोहिडियम जिसको बोले यूज होता है, यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट रोहिडियम क्लोरीन। और प्यूरिफिकेशन में काम आता है इसका, हार्डनेस ऑफ वाटर में, Na2DTA सॉल्यूशन का। और ये एडिटेड ये लीड पॉइजनिंग होते हैं। बस ये से थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं, बस अभी ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा बस, और कुछ तो है नहीं। बस चैप्टर कंप्लीट होता है, इतना ही आ जाएगा इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं। ये 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, इतना ही आएगा।